हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। और क्योंकि हम देखिए 11th के एनसीईआरटी में जो दूसरी एनसीईआरटी है ना, जिसमें हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इस चैप्टर का टाइटल होता है क्लाइमेट, मतलब आज हम लोग इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। 11th स्टैंडर्ड की जो पहली वाली एनसीईआरटी थी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में किए थे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसको यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे मॉनसून के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट सीजन्स के बारे में बात करेंगे, प्रेशर और विंड डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। इवन बाद में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। कहता है, देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, क्या इंडिया का टाइम क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, क्या इंडिया का क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट है, पोलर तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो अगर कोई आपको ओवरऑल बोले तो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है ना, वो होता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, या सीधा सा आप मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह सकते हो। ये जनरली बोला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में 12 के 12 महीने आपको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही मिलेगा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि इंडिया में वेरिएशंस नहीं है। हालांकि ओवरऑल जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो इंडिया के क्लाइमेट को डोमिनेट करता है। उसके बावजूद भी इंडिया में रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। तो जब भी किसी रीजन की हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम यहाँ पे टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, प्रेशर को कंसीडर करते हैं, विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके वेदर और क्लाइमेट के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको मिला के आपका वेदर या आपका क्लाइमेट बनता है। जो आपके मोबाइल के अंदर वेदर एप्लीकेशन होती है ना, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर दी गई होती हैं। अब देखिए, कहता है कि इंडिया का ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो है एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि इंडिया को एक यूनिटी प्रोवाइड करवाता है और डाइवर्सिटी भी प्रोवाइड करवाता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में यूनिटी भी होती है और डाइवर्सिटी भी होती है। यूनिटी का मतलब यह है कि यह हमारे पूरे क्लाइमेट को डोमिनेट करता है। डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि रीजनल वेरिएशंस भी आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए उसी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है, दिस व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी ऑफ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हाउएवर लीड टू वन इग्नोर द रीजनल वेरिएशन। मतलब आप रीजनल वेरिएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। देयर आर लॉट ऑफ रीजनल वेरिएशंस एज वेल। देखिए क्या कहता है एग्जांपल के तौर पे। कहता है, द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नॉर्थ इंडिया। डेफिनेटली वो बिल्कुल अलग है। चाहे आप विंटर की बात कर ले, समर की बात कर ले, बिल्कुल अलग होगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज मैनी रीजनल वेरिएशंस एक्सप्रेस्ड इन द पैटर्न ऑफ विंड्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। आप चाहे रेनफॉल की बात करिए, टेम्परेचर की बात करिए, विंड की बात करिए, आपको रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। मतलब यह है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सिर्फ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही नहीं है, बल्कि वहां पे सब कैटेगरी भी पाई जाती हैं। मॉनसून के अंदर ही बहुत सारी वेरिएशंस हैं। कुछ एग्जांपल्स इसने यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत शानदार एग्जांपल हैं। समर के महीने का इसने टेम्परेचर जो है वो दिया है, एक एग्जांपल दिया है। कहता है, वेस्टर्न राजस्थान में, मतलब जो आप जैसलमेर की बात करते हो, थार डेजर्ट की बात करते हो, वेस्टर्न राजस्थान में गर्मियों में टेम्परेचर 55 डिग्री तक जा सकता है। वहीं लेह के अंदर विंटर में टेम्परेचर -45 डिग्री तक भी जा सकता है। राजस्थान में एक जगह है चूरू, चूरू डिस्ट्रिक्ट में समर टेम्परेचर 50 डिग्री तक जा सकता है। उसी समय उसी समय तवांग में टेम्परेचर 19 डिग्री तक जाता है। मतलब एक ही समय की बात कर रहा है। दिसंबर की रात को, दिसंबर में जब ठंडी होती है इंडिया के अंदर, द्रास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, द्रास का जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री तक जा सकता है। और उसी समय दिसंबर में रात को त्रिवेंद्रपुरम में जो टेम्परेचर है चेन्नई में, वो 20 डिग्री या 22 डिग्री के आसपास रहता है। तो आप देख सकते हो एक ही सीजन के अंदर, एक ही दिन में इंडिया में कितनी ज्यादा रीजनल वेरिएशंस पाई जाती हैं। और ये वेरिएशन सिर्फ सीजन टू सीजन नहीं है, ये वेरिएशन आपको डे और नाइट में भी पाई जाती है। डे और नाइट में भी पाई जाती है। देखिए क्या कहता है, थार डेजर्ट के अंदर दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री हो सकता है,
लेकिन रात को वही टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होता है। वहीं उसके उलट केरला में और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में आपको ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। अब अंडमान निकोबार में चाहे आप गर्मियों में चले जाइए चाहे सर्दियों में चले जाइए, टेम्परेचर में आपको 7 से 8 डिग्री का ही फर्क मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें क्या दिखाते हैं? यही बताते हैं कि भैया इंडिया में कितनी ज्यादा टेम्परेचर की वेरिएशंस हैं। लेकिन क्या ये वेरिएशन सिर्फ टेम्परेचर की हैं? क्या किसी और फैक्टर में भी वेरिएशंस हैं? डेफिनेटली हैं। प्रेसिपिटेशन, मतलब आप देखिए प्रेसिपिटेशन के कई सारे टाइप होता है ना, हेल भी होता है, स्नोफॉल भी होता है, रेनफॉल भी होता है, स्लीट भी होता है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। प्रेसिपिटेशन के मामले में भी इंडिया में बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस पाई जाती हैं। कहता है जहां एक तरफ हिमालय में स्नोफॉल होता है, जहां एक तरफ हिमालय में स्नोफॉल होता है, वहीं दूसरी तरफ चिरापुंजी और मौसिनराम में 1080 सेंटीमीटर की बारिश हो सकती है। वहीं जैसलमेर में सिर्फ 9 सेंटीमीटर की बारिश हो सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब समझने की कोशिश करिए। गारो हिल्स, मतलब हम लोग शिलोंग प्लेटो की बात करें, गारो खासी जयंतिया, गारो हिल्स के अंदर एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 साल में भी नहीं होती। सोच के देखिए, जैसलमेर की 10 साल की बारिश और गारो खासी जयंतिया हिल्स की एक दिन की बारिश बराबर होती है। वहीं वेस्टर्न जो मेघालय वगैरह में 400 सेंटीमीटर एवरेज जो है बारिश होती है। गंगा डेल्टा में या कोस्टल प्लेन्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है। वहीं जो है तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में समर के महीने में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो ये क्या दिखाना चाहता है? ये पूरे एग्जाम्पल हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ओवरऑल इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट देर आर सो मैनी रीजनल वेरिएशंस in terms of temperature and in terms of precipitation as well। ये इसने अपना केस को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया है और ये चीज अभी हमें भी समझ में आ गई है। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, जियोग्राफिकली भी बहुत बड़ा कंट्री है। जब हम लोग फिजियोग्राफी की बात करते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, उसके हिसाब से भी इंडिया में बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं और इन्हीं वेरिएशन की वजह से इंडिया के क्लाइमेट में भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की आप ये बात, ये जो फैक्टर ये पे बताएंगे ना, वो सारे के सारी दुनिया में ही क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग इसको इंडिया के ऊपर अप्लाई कर देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी फर्स्ट जो हम लोगों ने किया था वही फैक्टर हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। पहला फैक्टर होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है वहां के क्लाइमेट को। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड द रिलीफ। देखिए लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडल में से पास होता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। इसका मतलब ये है कि देखो थोड़ा सा दिखाऊंगा, अगर मैं आपको यहीं से देख सकते हो तो ये जो है यहां से जो है आपका पास होता है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में जो इंडिया का लैंड मास है, जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटो का लैंड मास है, वो हो जाता है ट्रॉपिकल। और इससे जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये हो जाता है टेम्परेट। आप इसे सब ट्रॉपिकल भी कह सकते हो अगर आपको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में जाना है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मतलब जब आप इससे ऊपर जाते हो तो वो सब ट्रॉपिकल एरिया है और टेम्परेट जोन है। लेकिन जब आप इसके साउथ में जाते हो तो ट्रॉपिकल जोन है। इसका मतलब इंडिया इज नॉट अ ट्रॉपिकल कंट्री अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। टेम्परेचर के हिसाब से और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से आप इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री मान सकते हो, लेकिन लैटिट्यूड के हिसाब से आधा इंडिया ट्रॉपिकल है, आधा इंडिया टेम्परेट है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, मतलब साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हो, पेनिनसुलर प्लेटो में साउथ की तरफ में चले जाते हो, इक्वेटर की तरफ चले जाते हो, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि आप इक्वेटर के क्लोज जा रहे हो, है ना। और जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ जाते हो, मतलब अवे फ्रॉम इक्वेटर होते हो, है ना, इक्वेटर से दूर चलते रहते हो, तो आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। देखिए इक्वेटर के ऊपर एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता,
इक्वेटर के ऊपर साल भर लगभग एक जैसा टेम्परेचर ही होता है, क्योंकि ना वहां पे समर होती ना वहां पे विंटर होती, सीजनल वेरिएशंस नहीं होती। तो इसीलिए जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में जाना शुरू करोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जितना जितना आप साउथ में जाओगे मतलब आप इक्वेटर के क्लोज जा रहे हो, और जितना जितना आप इक्वेटर के क्लोज जाते रहोगे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसीलिए साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में समर और विंटर इनके टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है, मतलब समर में और विंटर में काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। बस वो इसी बात को कह रहा है। तो पहला फैक्टर तो हो गया आपका लेटीट्यूड। दूसरा फैक्टर होता है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन जो है इंडिया के क्लाइमेट को, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बेसिकली आप हिमालय को जो है एक क्लाइमेट डिवाइड कह सकते हो। ये एक शील्ड के जैसे काम करता है और हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? एक्सट्रीम कोल्ड नदर्न विंड से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप डायग्राम में देखो तो आप क्लियरली जो है यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, ये है यहाँ पे इंडिया की पोजीशन, और यहाँ पे हमारा आ जाता है हिमालय। ठीक है, यहाँ पे हिमालय आ जाता है। अब जब सेंट्रल एशिया से इधर से या फिर साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं, अगर सपोज करिए यहाँ पे हिमालय ना होता तो ये ठंडी हवाएं जो है वो इंटीरियर ऑफ इंडिया तक जो है पेनिट्रेट कर सकती थी और यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता। लेकिन हिमालय का इतना बड़ा जो बैरियर है ना, वो इन ठंडी हवाओं को पीछे ही रोक देता है। इसीलिए एक्सट्रीम विंटर्स यहाँ पे नहीं हो पाती इंडिया में। तो टेम्परेचर जो है वो कंप्लीटली मॉडरेट रहता है। अगर देखिए, अब सपोज करिए हिमालय ना होता तो भैया आपका जो है कानपुर, भोपाल, नागपुर यहां तक भी स्नोफॉल हो सकता था। स्नोफॉल तो शायद ना भी होता क्योंकि यहाँ पे ओशन का इंपैक्ट आता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का लो टेम्परेचर होता। तो ये जो हिमालय है ना, ये एक बैरियर का काम करता है और ये क्लाइमेट डिवाइड का काम भी करता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। उसके अलावा ये तो एक चीज हो गई। जब मॉनसून की हवाएं चलती हैं, जब साउथ वेस्ट मॉनसून चलती है तो ये उनको भी ट्रैप करता है। देखिए, साउथ वेस्ट जो आपकी मॉनसून विंड ऐसे चलती है ना, इधर से यूं चलती हैं और ये इंडिया को क्रॉस करती हैं। अब सपोज करिए कि हिमालय ना होता, तो अगर हिमालय ना होता तो ये विंड यहां से क्रॉस करके तिब्बत में चली जाती और भी बहुत आगे चल सकती थी। लेकिन बिकॉज यहाँ पे हिमालय एक बैरियर का काम करता है, इसीलिए मॉनसून विंड यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं और बहुत सारा रेनफॉल इंडिया में करती हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप सोच सकते हो कि हिमालय की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के क्लाइमेट को डिफाइन करने में। ठीक है, क्योंकि मॉनसून जो है वो पूरा रोल ही यहाँ पे हिमालय का है। तो ये चीज हो गई। अगली जो फैक्टर जो यहाँ पे जो है डिटरमाइन करता है वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये फैक्टर हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए, लैंड जो है वो ओशन के कंपैरिजन में या वाटर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। लेकिन जो वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब आप कोस्टल एरिया में होते हो, समंदर के पास होते हो, तो आपको ना तो ज्यादा गर्मी लगती और ना ही ज्यादा सर्दी लगती, क्योंकि वो मॉडरेटिंग इंपैक्ट होता है ना। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपको पहले से पता ही है। अब देखिए, अब जब आप इंडिया की बात करते हो तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, हाँ ठीक है, ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा, अब इसको ध्यान से देखिए। पेनिनसुलर प्लेटू के जो है दोनों तरफ, इवन तीनों तरफ, ठीक है, यहां पे भी वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है। इसका मतलब हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन है, यहां पे वाटर का काफी इंपैक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हो तो आप लैंड के इंटीरियर में चलते रहते हो, इंटीरियर में, और यहां पे जो है कॉन्टिनेंटैलिटी का इंपैक्ट होता है। मतलब आप इंटीरियर में चले गए और जितना ज्यादा आप इंटीरियर में जाते रहते हो, एक्सट्रीम सिचुएशन होती रहती है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट होता है लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से साउथ इंडिया में, मतलब पेनिनसुलर इंडिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको नहीं देखने को मिलता। वहीं दिल्ली में, कानपुर में, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंडी आपको देखने को मिलती है। उसके बारे में इसने बात कर रखा है। आगे जो फैक्टर ये कहता है वो है ऑल्टीट्यूड वाला।
ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात करते हो, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें पहले से ही पता है कि जितना जितना आप ऊपर जाते रहते हो टेम्परेचर कम होता रहता है। और इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलती हैं। हिमालय जो है बहुत ऊंचा है, फिर हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लो लाइंग एरिया है। हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू भी आ जाता है जो कि एवरेज हाइट पे होता है। एक तरफ हमारे पास जो है पूर्वांचल हिल्स भी आ जाती हैं, वेस्टर्न घाट होता है, ईस्टर्न घाट होता है। कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है इंडिया में। तो इसी वेरिएशन के हिसाब से वहां पे का जो ऑल्टीट्यूड है वो भी वहां के क्लाइमेट को डिसाइड करता है ना। अब देखिए जैसे इसने एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, आगरा का एग्जांपल दिया है और दार्जिलिंग का एग्जांपल दिया है। आगरा और दार्जिलिंग, ठीक है। आगरा, देखिए यहां पे आपका आ गया दार्जिलिंग, अरे भाग जाता है बार बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है दार्जिलिंग और यहाँ पे जो है आपका आ जाता है, मतलब आप सपोज सब कर दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाता है लगभग आगरा, ठीक है। आगरा और दार्जिलिंग जो है वो लगभग एक ही लैटिट्यूड के ऊपर हैं। उसके बावजूद भी दार्जिलिंग और आगरा के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड। दार्जिलिंग हायर ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, आगरा जो है वो लो लाइंग एरिया में सिचुएटेड है। अगर आप जनवरी की बात करो, जनवरी के महीने में आगरा में लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वहीं दार्जिलिंग में सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री होता है। इसी से पता चलता है कि ऑल्टीट्यूड का कितना फर्क पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीफ, है ना। मतलब वहां पे वैली है, प्लेटू है, माउंटेन है, प्लेन एरिया है, उसे सबको हम लोग रिलीफ कहते हैं ना। तो रिलीफ जो मतलब फिजियोग्राफी होती है वो भी टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को, डायरेक्शन को, विंड की स्पीड को और रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इंपैक्ट करती है। यहाँ पे जो है एक एग्जांपल आप ले सकते हो वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। तो इंडिया में जैसे यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है ये भी एक रिलीफ फीचर है ना। तो होता क्या है, मानसून के टाइम पे, मानसून के टाइम पे वेस्टर्न घाट के इस साइड में, मतलब वेस्ट साइड में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है ना, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। लेकिन जैसे ही विंड यहां इसके दूसरी तरफ उतरती हैं, डिसेंड करती हैं, तो ये ड्राई होती हैं और मतलब ये समझ लीजिए कि फ्री ऑफ मॉइस्चर होती हैं, क्योंकि रेन शेडो एरिया होता है। तो रेन शेडो एरिया तो ड्राई एरिया होता है। लेकिन जो इसके दूसरी साइड वाला एरिया होता है, मुंबई वाली साइड का होता है, ये बहुत ही ज्यादा वेट होता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश भी होती है। तो इस तरह से जो किसी भी स्थान का जो रिलीफ होता है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ, प्लेटूज, लो लाइंग एरिया, कुछ भी समझ लीजिए, वो भी वहाँ उसको इम्पैक्ट करता है, वहाँ के लोकल क्लाइमेट को। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए उसके बारे में इसने बात किया है। कहता है फैक्टर्स रिलेटेड टू द एयर प्रेशर एंड द विंड। एयर प्रेशर और विंड के रिगार्डिंग जो है कौन कौन से फैक्टर यहां पे काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड द विंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा होता है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन की बात ये जो है जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है कि जो अबव सरफेस पे विंड चलती हैं 8 किलोमीटर, 9, 10, 11, 12 किलोमीटर ना, उनकी बात कर रहा है। अपर एटमॉस्फेरिक विंड ये भी इंपैक्ट करती हैं, जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम लोग पहले कर चुके हैं 11th वाली दूसरी क्लास में, जब हम लोगों ने जियोस्ट्रोफिक विंड के बारे में पढ़ा था, राइट। उसके बारे में बात कर रहा है। फिर कहता है इनफ्लो ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोन्स, वो भी इंपैक्ट करते हैं। जैसे विंटर में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, जो मॉइस्चर जो वाली हवाएं होती हैं वो आपका मेडिटेरेनियन ओशन से चलती हैं, वो भी इंपैक्ट करती हैं। जो हवाएं चलती हैं मेडिटेरेनियन ओशन से, मतलब ये समझ लीजिए कि भैया यहां से हवाएं उठती हैं इधर से, और वो जो है इंडिया की तरफ चलती हैं, इस तरह से चलती हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो ये भी बारिश करती हैं। तो ये जो विंड की डायरेक्शन वगैरह होती है, ये भी इंडिया के क्लाइमेट को जो है काफी इंपैक्ट करती है। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर इसने यहाँ पे बता रखे हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द वेदर इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में वेदर वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और वो कैसे काम करते हैं। वेदर के क्लाइमेट के फैक्टर आपको पहले से ही पता है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड डायरेक्शन है, प्रेशर है, वो सब फैक्टर्स होते हैं। तो देखते हैं कि विंटर में और समर में ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। और पहले से ही आपको इस बात का पता है कि साउथ इंडिया में, मतलब तमिलनाडु, केरला की हम लोग बात कर रहे हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के काफी क्लोज होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया आते रहते हो तो वो वेरिएशंस भी बढ़ने लगती है। चाहे वो वेरिएशन वो टेम्परेचर के रिगार्डिंग हो, प्रेशर के रिगार्डिंग हो, रेनफॉल के रिगार्डिंग हो, विंड स्पीड के बारे में हो, जो भी हो, उससे फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं सरफेस प्रेशर
एंड विंड की बात करते हैं। देखिए सरफेस प्रेशर के बारे में आपको पहले से ही पता है। विंड के चलने का जो प्राइमरी रीजन होता है वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दो स्थानों के बीच में जब प्रेशर का डिफरेंस होता है तभी विंड चलती है, अदरवाइज तो विंड नहीं चलती। इसको हमें पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था। प्रेशर कुकर का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, बलून वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। तो प्रेशर, पहले प्रेशर क्रिएट होगा, उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके बाद हमारी विंड चलती है। और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये एक यूनिवर्सल रूल है, कम से कम सरफेस पे तो ऐसी ही चलती हैं, ठीक है। और ये सरफेस के बारे में ही बात कर रहा है। तो विंटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा टफ लैंग्वेज इसने यहाँ पे यूज की है। कहता है इन विंटर मंथ्स, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उन महीनों की बात कर रहा है। इन विंटर मंथ्स द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न एशिया। मतलब सर्दियों के मौसम में सेंट्रल एशिया में और वेस्टर्न एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे इंडिया के ऊपर फर्क पड़ता है। उसकी वजह से इंडिया के वेदर के अंदर भी चेंजेस होते हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? हम लोग जो है इस रीजन की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो कुछ भी हो रहा है उसका फर्क जो है इंडिया के ऊपर भी पड़ता है। विंटर के सीजन में यह बात बिल्कुल सही है कि इंडिया में हाई प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो यहां पे उससे भी ज्यादा हाई प्रेशर होता है। तो अगर आप मतलब आप इसको वेस्टर्न एशिया कह सकते हो या इसको मिडिल ईस्ट भी कह सकते हो। मिडिल ईस्ट में इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा हाई प्रेशर होता है और उसके कंपैरिजन में इंडिया में लो प्रेशर। देखिए लो प्रेशर हाई प्रेशर ना दोस्तों सब रिलेटिव चीजें हैं। दिल्ली में आज आपको हाई प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली के हाई प्रेशर को अगर आप तिब्बत के हाई प्रेशर से मेजर करोगे तो उसके हिसाब से तो लो प्रेशर ही है ना। अगर आप इसको नॉर्थ पोल से कंपेयर करोगे उसके हिसाब से तो लो प्रेशर ही है। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स होती हैं। तो विंटर में होता क्या है कि इस आपका जो सेंट्रल एशिया है यहां पे हाई प्रेशर होता है और उसके कंपैरिजन में इंडिया में लो प्रेशर होता है। और विंड कहां से कहां चलेंगी? विंड चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और ये विंड जो है क्योंकि बहुत ठंडी होती हैं इसी वजह से बहुत ज्यादा ड्राई भी होती हैं। कैसी होती हैं? ड्राई होती हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूं। हाँ, तो ये जो है ड्राई भी होती हैं। तो ये उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो कहता है हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, मतलब नॉर्थ ऑफ द हिमालय की बात ये कर रहा है, वो सेंट्रल एशिया और वो सारी चीजें की बात कर रहा है। डिवेलप ड्यूरिंग द विंटर, दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वही तो मैंने आपको बताया। तो यहां से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ विंड चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। कहता है क्योंकि ये ड्राई होती हैं, क्योंकि ठंडी होती हैं। तो इंडिया में जो ईस्टर्ली चल रही होती हैं, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली प्रेशर बेल्ट तो हम लोग कर चुके हैं। तो ऊपर से आने वाली ये जो सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो हवाएं आती हैं और इंडिया में जो ईस्टर्ली विंड चल रही होती है यहाँ पे जो है उनका कॉम्बिनेशन, मतलब उनका वो कंबाइन हो जाती है, वो आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो विंड चलती है यहाँ पे और ये कई बार जो है मिडिल गंगा वैली तक भी पहुंच जाती हैं। तो और ये जो हमारी इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड, सबको पता है कि सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं, बिल्कुल ड्राई विंड्स होती हैं। तो वो इनका कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। जो सेंट्रल एशिया से हवाएं आ रही होती हैं, जो इंडिया में ईस्टर्ली चल रही होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो एक तो ये हो गया। तो सरफेस के ऊपर कौन सी विंड चलती है हमें पता चल गया, ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई और एक्सट्रीमली कोल्ड। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम मतलब अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में आप कह सकते हो। जेट स्ट्रीम वो हवाएं होती हैं जो अब अपर एटमॉस्फेयर में चलती हैं, 8, 9, 10 किलोमीटर के ऊपर चलती हैं। और क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है, जीरो ही होता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जीरो होता है इसलिए उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में ही कह रहा है। कहता है हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर 3 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब 3-4 किलोमीटर के ऊपर की बात कर रहा है। ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ द एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व, है ना, ये हमें पहले से ही पता है। तो जो पैटर्न हवाओं का सरफेस के ऊपर चलता है, ऊपर पैटर्न बिल्कुल उसका उल्टा होता है ना, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। कहता है द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोजर टू द सरफेस ऑन द अर्थ हैव नो रोल टू प्ले इन द मेकिंग ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि भैया अपर एयर एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी पैटर्न चल रहा है
उसके ऊपर सरफेस पे चलने वाली पैटर्न का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, all of the western and the central Asia remains under the influence of the westerly wind along the altitude of 9 to 13 किलोमीटर from the west to the east। मतलब 9-10 किलोमीटर सरफेस के ऊपर जब आप जाओगे तो यहां पे जो है एक जेट स्ट्रीम चलती है जिसे हम लोग वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसी होती है, ये होती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, और ये सरफेस पे नहीं है, ये 9-10 किलोमीटर ऊपर ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, शायद इसका डायग्राम भी इसने दिया था कहीं ना कहीं, हाँ ये देख सकते हो। ठीक है, तो 9 to 13 किलोमीटर इसने बोला हुआ है, 9 to 13 किलोमीटर डायरेक्शन ऑफ द विंड इन इंडिया इन द विंटर एट द हाइट ऑफ 9 to 13 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हो, देखिए है ना, ये है आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि उस समय इंडिया के ऊपर चलती हैं सर्दियों में। ठीक है, तो उसके बारे में ही बात कर रहा है। तो ये जेट स्ट्रीम जो है लेकिन ये आप ये सोच के देखिए, जब ये 8-9-10 किलोमीटर के ऊपर चलती हैं जेट स्ट्रीम, तो इतनी ऊपर इनको कोई रोकने वाला है क्या? बिल्कुल है, हिमालय और तिब्बत प्लेटो। इसकी इतनी ज्यादा हाइट होती है कि ये इन वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को डिस्टर्ब कर देता है। ये उनके लिए बैरियर का काम करता है, और बैरियर का जब ये काम करता है तो उनको बाइफरकेट कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो होता क्या है विंटर में, एक चीज आपको यहीं पे दिखा देता हूं। तो जब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इस तरफ से आती हैं तो यहां पे आके जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं because of the Himalaya, because Himalaya acts like a barrier and that barrier bifurcates these jet streams। तो ये होता है विंटर के अंदर जेट स्ट्रीम का पैटर्न। वेस्ट से तो वो एक ही ब्रांच आती है, लेकिन यहां पहुंच के वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ ऑफ तिब्बत चलती है, या फिर नॉर्थ ऑफ हिमालय भी कह सकते हो, दूसरी ब्रांच साउथ ऑफ हिमालय चलती है। ये पैटर्न आपने याद रखना है क्योंकि ये पैटर्न आगे मॉनसून में भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो बस उसी के बारे में बता रहा है कि वो दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाती हैं। ठीक है, और ये हमारे विंटर का वेदर का यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगली चीज होती है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है ये इस जेट स्ट्रीम से ही रिलेटेड है। होता क्या है देखिए, कहता है द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस विच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ओरिजिनेट, कहां पे ओरिजिनेट होते हैं? मेडिटेरेनियन सी एंड आर ब्रोट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो जिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की हम लोगों ने बात की है ना, ये क्या करती है, देखिए यहां पे आपका आ जाता है मेडिटेरेनियन ओशियन। दूसरा डायग्राम शायद मेरे पास था, वो दिखा देता हूं आपको। ये नहीं था, एनीवेज कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही दिखा दूंगा आपको। तो देखिए होता क्या है, होता क्या है ये देखिए, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। तो ये है आपका मेडिटेरेनियन ओशन यहाँ पे। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन ओशन में क्या होता है, यहां से हवाएं उठती हैं, यहां से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जब यहां से हवाएं उठती हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हेल्प लेके वो यहां से चलना शुरू होती हैं वेस्ट साइड में, और यहां पे आपका आ जाता है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी से वो थोड़ा मॉइस्चर लेती हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर लेके वो इंडिया की तरफ आने शुरू करती हैं, और जब वो इंडिया की तरफ आती हैं तो इंडिया में हल्की फुल्की बारिश होती है। ठीक है, हल्की फुल्की बारिश होती है, और क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है वो ये वेस्ट की तरफ से आई है, इसलिए हम इसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। तो आपके जब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस आती है ना, तो हिमालय में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है, दिल्ली में बारिश होती है, जैसे कल बारिश हुई थी दिल्ली में, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही हुई थी, है ना। यूपी में भी थोड़ी बारिश होती है, ये बारिश जो है आपकी आसाम तक जा सकती है, अरुणाचल प्रदेश तक जा सकती है। तो जहां तक ये जाएंगी ना वहीं पे बारिश होती है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होती है, हल्की फुल्की बारिश ही होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है ये काफी ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे जिस समय जो हम लोग जो खेती कर रहे हैं, गेहूं की हम लोगों ने खेती लगा रखी है ना, राबी जो हम लोग करते हैं राबी क्रॉप्स, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये दोस्तों यही होती है आपकी वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस हो गया जो वेस्ट की तरफ से आ रही है। बे ऑफ बंगाल के अंदर भी कुछ होता है विंटर के सीजन में। क्या होता है वहां पे? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। अब देखिए आप विंटर में, आप देखिए क्या होता है, लैंड जो है वो कंपेरेटिवली काफी कोल्ड होती है, लेकिन एज कंपेयर टू लैंड आपका जो वाटर होता है वो कंपेरेटिवली वार्म होता है। और आपको पता है कि जब वाटर वार्म होता है तो वहां से एयर जो है वो राइज करती है, तो यहां से चलते हैं कन्वेक्शन सेल, और ये एक आइडियल कंडीशन हो जाती है किसके लिए? साइक्लोन्स के लिए। यहां पे साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती हैं, तो यहां से ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होते हैं।
बे ऑफ बंगाल के अंदर, और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। तो ये जो है बारिश करते हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। तो आपके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा कोस्ट के ऊपर ये टकराते हैं। इनकी विंड की स्पीड जो है वो हाई होती है, इतनी हाई भी नहीं होती जितनी कि वो सितंबर अक्टूबर के महीने में आते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे बारिश करते हैं। तो विंटर के महीने में दो चीजें हो गई, आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गई, पहली वाली तो ये वाली चीज हो गई, और दूसरी आपकी जो है ये वाली यहाँ पे साइक्लोन्स क्रिएट हो गए। तो दोनों चीजें होती हैं विंटर में। तो विंटर में इसने कई सारी चीजें बताई हम लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं समर के महीने में वेदर का पैटर्न कैसा होता है। तो वेदर में वही चीजें आ गई, फिर से विंड आ गया, टेम्परेचर आ गया, रेनफॉल आ गया, वो सब चीजें देखेंगे हम यहाँ पे। तो सरफेस के ऊपर प्रेशर जो है और विंड जो है वो किस तरह से चलती हैं। देखिए समर में क्या होता है, समर में का मतलब ये है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि आपको मैं इसी डायग्राम से ज्यादातर चीजें समझाने वाला हूं। इसको कर देता हूं यहां से थोड़ा इरेज, ठीक है। देखिए समर का मतलब ये है कि अभी सन कहां पे है, तो आप हमेशा सन की पोजीशन को भी फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो ये आपका यहां पे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच में से पास होता है वो आपका हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इस समय सन जो है समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है, इसका मतलब यहां पे हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर होने का मतलब ये पूरे का पूरा जो एरिया है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा लो प्रेशर एरिया होता है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। और जब लो प्रेशर एरिया होता है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हाई प्रेशर एरिया भी होगा। अब जहीं पे लो है तो हाई भी होगा, लो होगा और हाई होगा, इसका मतलब उनके बीच में डिफरेंस भी क्रिएट होगा। और जब प्रेशर का डिफरेंस होता है तो मतलब विंड भी चलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। उसी के बारे में बात कर रहा है, कहता है एज द समर सेट्स इन एंड द सन शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड द विंड सर्कुलेशन ओवर द सब कॉन्टिनेंट अंडरगोज द कंप्लीट रिवर्सल एट द बोथ लोअर एंड द अपर लेवल्स। विंटर में विंड का पैटर्न कुछ और था, समर में विंड का पैटर्न उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही नहीं, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर भी, अबव सरफेस में भी। विंटर में जो पैटर्न था वो था ये वाला पैटर्न, ठीक है। इस तरह से हवाएं चल रही थी। लेकिन समर में कैसे चलती हैं, समर में चलती हैं बिल्कुल इसका अपोजिट, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। समर में चलती हैं ऐसे, और ये सिर्फ सरफेस पे नहीं चलती, अपर लेवल पे भी चलती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ विंड, और रिवर्सल ऑफ विंड को ही तो मॉनसून बोलते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको ना। हाँ, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए वो कहता है बाय द मिडल ऑफ द जुलाई, जुलाई के महीने में लोअर प्रेशर बेल्ट नियर द सरफेस, इसे कहते हैं ITCZ। ITCZ, जब मैंने आपको प्रेशर बेल्ट बताया था तब मैंने आपको ITCZ के बारे में बताया था। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और कन्वर्जेंस कहां पे होता है, कन्वर्जेंस हमेशा वहां होता है जहां पे लो प्रेशर होता है। जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां पे हमेशा डाइवर्जेंस होता है, हवाएं बाहर की तरफ चलती हैं। लेकिन जहां लो प्रेशर होता है हवाएं अंदर की तरफ आती हैं, और हवाएं अंदर की तरफ वहां आती हैं जहां पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर वहां होता है जहां पे हाई टेम्परेचर होता है। तो उसी सिचुएशन की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। देखिए आपको दिखा देता हूँ, इसका तो मेरे पास डायग्राम था, हाँ देखिए ये रहा। तो ये रहा दोस्तों आपका यहाँ पे ITCZ कंप्लीटली आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ITCZ, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये है आपका ITCZ। ये क्या होता है, सितंबर में कहाँ होता है, ये इक्वेटर के ऊपर होता है। मार्च में कहाँ होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है, क्योंकि सितंबर और मार्च में सन इक्वेटर के ऊपर होता है। तो ये जो आपका ITCZ है ना, बेसिकली आपके सन को फॉलो करता है। जहां जहां पे सन जाता है वहां वहां पे ITCZ जाता है। विंटर में जब होती है तो ये थोड़ा साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। समर में जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है। इसे कहते हैं ITCZ। और इस समय समर में ITCZ जो है वो इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ITCZ में विंड का पैटर्न कैसे होता है, ईस्टर्ली विंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पे चलती हैं आपकी ईस्टर्ली विंड्स। तो ये जो आप ITCZ देख रहे हो ना, क्योंकि जो आपकी ईस्टर्ली विंड है ना, ऑलरेडी हम प्रेशर बेल्ट में पढ़ चुके हैं। ईस्टर्ली विंड का टारगेट होता है ITCZ तक पहुंचना, इस लो प्रेशर एरिया तक पहुंचना, ये टारगेट होता है। तो ये थोड़ा सा आप विंड का पैटर्न यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बिकॉज ऑफ द ITCZ। अब आप इंडिया में जो है पैटर्न क्लियरली देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। तो उसके बारे में बात कर रहा है। और ये कहाँ पे सेट होता है, रफली पैरेलल टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में होता है। बाय दिस टाइम द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉज फ्रॉम द इंडियन रीजन। अब यहां पे थोड़ा सा गेम आपको समझना पड़ेगा। गेम कुछ ऐसा है
कि भैया ये जो ITCZ है ना, जो इंडिया के ऊपर डेवलप हुआ है, और जो आपकी जेट स्ट्रीम थी, इन दोनों के बीच में होता है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़े का मतलब ये होता है कि जब ITCZ आपका साउथ में जाता है, मतलब विंटर की मैं बात कर रहा हूं, विंटर में जो है सन चला जाता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो जैसे ही सन सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है, आपकी जेट स्ट्रीम जो है वो साउथ ऑफ हिमालय होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ITCZ इंडिया की तरफ आने लगता है, धीरे धीरे आपकी जो वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम थी वो एकदम से साउथ ऑफ हिमालय से नॉर्थ ऑफ हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि देखिए ये रूल है कि ITCZ और वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम थी, इसकी सदर्न ब्रांच एक साथ इंडिया के ऊपर नहीं रह सकती। जैसे ही इंडिया के ऊपर ITCZ आता है, वो सदर्न ब्रांच नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये पैटर्न होता है, ठीक है। और ये पैटर्न आपके मॉनसून को भी डिसाइड करता है, मॉनसून को भी डिसाइड कर। देखिए क्या कहते हैं इस पॉइंट में, कहता है द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ इक्वेटोरियल ट्रफ मतलब ITCZ एंड द विड्रॉल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन, वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। द मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जो कि आपका इंडियन ओशन से आता है, फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर रशिश टू द लो प्रेशर इन द जनरल साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड ऑल दैट, जिसे हम लोग मॉनसून विंड कहते हैं। देखिए उसी के बारे में तो बात कर रहा है ये, ठीक है। कुछ नया इसने नहीं बोला है। इसने क्या बोला, इसने सिर्फ देखिए एक चीज आपको दिखाता हूं। अब ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है। अरे भाग जाता है बार बार इधर उधर घूमते हुए। अब देखिए ये आपका आ जाता है यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है। अब आप इक्वेटर की पोजीशन को देखिए और ITCZ की पोजीशन को देखिए। अब ITCZ के अंदर क्या होता है, हवाएं चलती हैं इस तरह से, ईस्टर्ली विंड ना, और नीचे से भी हवाएं इस तरह से चलेंगी, क्योंकि उसको यहां पे आना है, ITCZ पे आना है, लेकिन बीच में आ गया इक्वेटर। और आपको ये पहले से ही पता है कि भैया कोरियोलिस फोर्स भी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इस विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर एंट्री कर रही हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो गई, राइट साइड में, तो ये चलती हैं ऐसे, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ये चलती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट, इसीलिए इनको साउथ वेस्ट विंड भी बोलते हैं। और क्योंकि यही विंड्स इंडिया में मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसीलिए हम इनको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड भी बोलते हैं। तो ये पूरी डायरेक्शन होती है आपकी कहां पे, समर के दौरान, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहा है। अगली जो चीज है वो है जेट स्ट्रीम एंड द अपर एयर सर्कुलेशन। तो जिस तरह से हम लोगों ने जेट स्ट्रीम के बारे में विंटर में पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे समर में भी देखेंगे किस तरह की जेट स्ट्रीम चलती हैं। विंटर में क्या था, विंटर में जो जेट स्ट्रीम चल रही थी उसका नाम था वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि मेडिटेरेनियन ओशन की तरफ से आ रही थी। लेकिन समर में जो जेट स्ट्रीम चलती है उसका नाम होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या नाम होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस पे डायग्राम भी शायद दिखाया होगा, हाँ ये रहा देखिए। समर में जो चलती हैं वो होती हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ये कहां चलती हैं, ये चलती हैं 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड भी आपको याद रख सकते हो। सितंबर में चलती हैं 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, तो लैटिट्यूड भी आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये तो हो गया आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है। देखिए इसने यहाँ पे बता दिया है, इसने फिर एक और हेडिंग भी जेट स्ट्रीम के अलग से भी दे दी है, ठीक है। देखिए रहा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ही लिया है, तो दीज आर द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे चलती है तो बे ऑफ बंगाल के अंदर तो साइक्लोन होते ही हैं, वो तो पहले भी हो रहे थे, विंटर में भी और समर में भी होंगे। विंटर में तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन समर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में तो हमें पहले से पता ही है, ठीक है। एक पॉइंट इसने यहाँ पे बताया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में, जहाँ पे ईस्टर्ली विंड आपकी चलती हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में ये ITCZ होता है, जिसे आप मानसून ट्रफ भी कहते हो। आगे मानसून वाले चैप्टर में थोड़ा सा इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में देखेंगे, मानसून ट्रफ क्या होता है, ITCZ कैसे मानसून के लिए इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का कैसा नेचर होता है। देखिए इंडियन ओशन के नेचर को पढ़ने के लिए आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए।
पहली बात तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के मॉनसून आता कैसे है, उस हीरो की एंट्री कैसे होती है। फिर देखते हैं रेन बियरिंग सिस्टम, अब वो आ तो गया, वो बारिश कैसे करता है, कौन कौन सी ब्रांच होती हैं उसकी, ठीक है, रेन बियरिंग सिस्टम होता है। और मॉनसून के अंदर ब्रेक भी आता है। आपने मॉनसून के सीजन में देखा होगा कि कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, लेकिन उसके बाद 2-3 हफ्ते का गैप हो जाता है, बारिश ही नहीं होती है। उसे कहा जाता है ब्रेक इन मॉनसून। तो आपको आपके मॉनसून के नेचर को समझने के लिए इन 3 चीजों को समझना जरूरी है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, रेन बियरिंग सिस्टम और ब्रेक इन द मॉनसून। चलिए सबसे पहले वाले को देखते हैं। ऑनसेट ऑफ मॉनसून मतलब भैया मॉनसून आ गया, कैसे आया वो देखते हैं। अब ये मॉनसून कोई मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें अभी पता चला है। हिस्टोरिकली मॉनसून को बहुत लोग जानते थे, है ना। अरेबिक वर्ड से इसका नाम आया है, जो अरब से ट्रेडर्स आते थे वो जानते थे इस चीज को, क्योंकि उस समय जो है वो जहाजों में आते थे। और जहाजों में जब वो आते थे तो वो विंड की स्पीड के हिसाब, विंड की डायरेक्शन के हिसाब से आते थे। आजकल तो मोटर वाले चल गए हैं, डीजल इंजन है, वो सारी सारी चीजें हैं, आजकल इस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय की अगर बात करो 14, 15, 16 सेंचुरी की बात करो, तो विंड की डायरेक्शन के हिसाब से ही जहाज चलते थे। और क्योंकि समर में और विंटर में बहुत सारे अरेबिक ट्रेडर्स इंडिया में आया करते थे, तो उस विंड के हिसाब से आते थे। और उनको पता था कि समर में विंड की डायरेक्शन कुछ और होती है, विंटर में विंड की डायरेक्शन बिल्कुल इंडिया में अपोजिट होती है। इसीलिए जो मौसम जो शब्द है वो आपका अरब से ही आया है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है डिफरेंशियल हीटिंग। हालांकि अभी इस थ्योरी को इतना ज्यादा हम लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि यही इसका बेसिक होता है, डिफरेंशियल हीटिंग। देखिए, डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब होता है कि जब अलग अलग जगह पे अलग अलग हीट होती है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर होता है, दो जगह हैं वो अलग अलग हीट रिसीव करती हैं। तो जब वहां पे अलग अलग टेम्परेचर होगा तो मतलब वहां पे प्रेशर का डिफरेंस भी होगा, और जब प्रेशर का डिफरेंस होगा तो मतलब विंड की डायरेक्शन भी होती है। इसे कहते हैं इसी कहते हैं डिफरेंशियल हीटिंग के बारे में बात करता है। कहता है कि इतना बड़ा लैंड मास है, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का सीजन होता है, सन जो है वो नॉर्थ इंडिया पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है। तो इस वजह से वो जो लैंड है ना, लार्ज जो लैंड मास है, वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान में जो सिंध वाला प्रांत है, उसको आप समझ लीजिए, वो एक्सट्रीमली हीटेड हो जाता है। एक्सट्रीम हीट होने की वजह से वहां पे एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडियन ओशन की बात करो तो वहां पे प्रेशर कंपैरेटिवली हाई होता है ना। तो ये जो है इसके बारे में ही बात कर रहा है, दिखा देता हूं आपको डायग्राम। हाँ ये रहा, देखिए, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। इसको भी छोड़िए, आप जो है इसको ही देख लीजिए, क्योंकि इसको ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको ही देख लेंगे, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये अप्रैल और मई के महीने की बात कर रहा है। अप्रैल और मई के महीने में क्या होता है कि भैया आपका जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है ये वाला, और ये पाकिस्तान वाला, यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये एक्सट्रीमली हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, है ना। यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो विंड कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। वो इक्वेटर वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो वो जो है साउथ ईस्ट से उनकी डायरेक्शन चेंज होकर साउथ वेस्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड बोलते हैं, है ना। ये पूरी डायरेक्शन होती है इसकी। तो ये कहता है कि यही रीजन होता है मॉनसून के आने का, क्योंकि उस समय जो आईटीसीजेड होता है वो इंडिया के ऊपर सिचुएटेड होता है, जैसा कि हम लोगों ने भी डायग्राम में देखा था। तो क्योंकि ये विंड तो आईटीसीजेड को फॉलो करती हैं, है ना, तो जहां जहां आईटीसीजेड जाएगा ये भी जाएगा। तो उसके बारे में ही बात करता है कि वो इक्वेटर को क्रॉस करता है, इक्वेटर को क्रॉस करके फिर इंडिया में एंट्री करता है, उसकी विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मॉनसून आ जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। और ये शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द आईटीसीजेड इज आल्सो रिलेटेड टू द फिनोमेना ऑफ द विड्रॉल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे जैसे आपका आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड जाता है, आपकी जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी वो हिमालय के साउथ से भाग के नॉर्थ की तरफ चली जाती है। लेकिन विंटर में जैसे ही आईटीसीजेड नीचे जाता है वो फिर से आ जाती है। तो इन दोनों के बीच में ये खेल चलता रहता है। विंटर में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में होती है, समर में हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है। तो इनके बीच में पूरा चलता रहता है। और जैसे ही आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जैसे ही आप ये डायग्राम यहां पे देख सकते हो, जैसे ही आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ हिमालय जाती है, वैसे ही ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी यहां पे डेवलप हो जाती है। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम
वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और आईटीसीजेड, इनके बीच में खेल चलता रहता है। और जैसे ही इंडिया के ऊपर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एस्टेब्लिश होती है, आप समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर मॉनसून आ जाता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। बर्स्ट का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, कि भैया मॉनसून आ गया। ठीक है। एंट्री ऑफ द मॉनसून इन इंडिया, कब एंट्री होती है इंडिया में मॉनसून की? केरला कोस्ट पे जो है 1 जून के आसपास इसकी एंट्री होती है। वहीं मुंबई जो कलकत्ता में जो है वो 10 तारीख को या 13 तारीख को पहुंचता है, जून के महीने में ही। उसके अलावा मिड जुलाई में जो है वो साउथ वेस्ट मानसून जो है पूरे इंडिया को घेर लेती हैं। ठीक है, आप जो है 4.5 डायग्राम भी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ डेट, और ये जो लाइन है जहां जहां से क्रॉस होती है, मतलब वहां वहां पे मानसून आ गया होता है। तो 1 जून को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो केरला कोस्ट पे, और इधर ये चेन्नई एंड ऑल दैट। 5 जून को जो है वो थोड़ा सा आगे चला जाता है कर्नाटका वगैरह में। 10 जून को जो है मुंबई में आ जाता है, और 15 जून को जो है वो सेंट्रल इंडिया में और सेंट्रल यूपी में आ जाता है। 1 जुलाई को जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में भी पहुंच जाता है, और 15 जुलाई को बिल्कुल एक्सट्रीम जैसलमेर वाले वहां पे पहुंचता है। अगर आप कलकत्ता बांग्लादेश की बात करो तो यहाँ पे भी 5 जून को आता है। अगर आप बांग्लादेश की और म्यांमार इधर बात करो तो यहाँ पे भी 1 जून को ही आता है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में मानसून के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह के डायग्राम को आप 100% बना सकते हो। तो आपके पास जो अपनी मैप वाली जो सेपरेट नोटबुक है, पहले भी आपको बोलता रहा हूं, तो इस तरह की डायग्राम्स आप वहां पे ड्रॉ कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपका एग्जाम में ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट ऑफ मॉनसून के लिए 2-3 चीजें दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कौन कौन सी होती हैं। एक होती है हमारे पास आईटीसीजेड, एक होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जब आईटीसीजेड नॉर्थ इंडिया में आता है तो आपकी जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है, और उसी समय ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाती है। तो जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश होती है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, तब उसको हम लोग कहते हैं कि मॉनसून आ गया, ऑनसेट ऑफ मॉनसून और बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ठीक है, वही पूरी बात कर रहा है। अब कहता है रेन बियरिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है कि मॉनसून तो आ गया, हवाएं तो आ गई, साउथ वेस्ट जो विंड है वो तो आ रही हैं, लेकिन वो बारिश कैसे करती हैं उस पैटर्न को समझने की जरूरत है। तो भैया जो साउथ वेस्ट से जो बारिश आती है वो विंड जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, डायग्राम था अपने पास इसका भी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि इसी डायग्राम को यूज कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे इसको ही यूज करते रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब इधर से साउथ वेस्ट मानसून विंड आ गई, लेकिन यहां पे वो ऐसे ही नहीं आती हैं, वो 2 कैटेगरी में इधर से डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांच यहां चली जाती है और एक ब्रांच जो है वो इधर चली जाती है। एक ब्रांच होती है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दूसरी ब्रांच होती है, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, एक ब्रांच होती है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये बात होती है अरेबियन ब्रांच। तो नीचे से जो विंड आती है साउथ वेस्टर्ली विंड 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, वही इसके बारे में बात करता है। चलिए, कहता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। मच ऑफ द रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न घाट इज ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसे हम लोग रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। जो विंड आती है मॉइस्चर को लेके, जब बीच में बैरियर आ जाता है तो वहां पे वो बारिश करती हैं। अब ये जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होते हैं, तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच अरेबियन ब्रांच आती है तो वो इसके लिए बैरियर हो जाते हैं, और यहाँ पे वो ओरोग्राफिक रेनफॉल करते हैं, जैसा कि ये बता रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज हाउएवर रिलेटेड टू 2 फैक्टर। अब ये बारिश कितनी होगी ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑफशोर मेटीरियोलॉजिकल कंडीशंस, के मतलब अरेबियन सी के अंदर कैसी कंडीशन है, एंड द पोजीशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम। इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में चलती हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एल नीनो वाला फैक्टर भी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी आपको इसको बीच के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल वेरीज फ्रॉम द ईयर टू ईयर। है ना, देखिए ये डिप्रेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये विंटर में भी ओरिजिनेट होते हैं, समर में भी ओरिजिनेट होते हैं, मानसून के समय में उस समय थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू विंटर। उनका जो पाथ होता है वो आपको पता ही है, वो तो आईटीसीजेड को ही फॉलो करता है ना। और उस पाथ की वजह से जो है वो आपका जो ईस्टर्न घाट है वहां पे टाइम टू टाइम बारिश भी करता है, वो जो डिप्रेशन क्रिएट होते हैं। द रेन विच कम्स स्पेल्स इन डिस्प्ले द डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। कहता है द रेन विच कम्स इन स्पेल्स डिस्प्लेज अ डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
ओवर द वेस्ट कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हो, मतलब जैसे जैसे वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हो तो रेनफॉल कम होना शुरू हो जाता है। और कहता है फ्रॉम द साउथ ईस्ट टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, मतलब जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो तो रेनफॉल कम होता है, और जब आप साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हो तो धीरे धीरे रेनफॉल डिक्लाइन होने लगता है। मतलब बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, है ना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जैसे जैसे आप साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हो रेनफॉल कम होता है। वही इस पॉइंट के बारे में ये बता रहा है। तो मॉनसून आ गया, मॉनसून ने बारिश भी कर दिया, पूरे इंडिया में चला गया। अब बात करता है वो किसके बारे में, अब वो बात करता है ब्रेक इन मॉनसून। ठीक है, कभी कभी जो है मॉनसून में जो है बीच में ब्रेक आ जाता है। ठीक है, ब्रेक आने का मतलब यह है कि हफ्ते 2 हफ्ते तक बारिश नहीं होती। अब उस ब्रेक के बारे में क्या कहता है, देखिए हम सबको पता है कि जो मॉनसून है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है आईटीसीजेड को। और आईटीसीजेड कहाँ पे होता है, आईटीसीजेड होता है यहाँ पे गंगा जो प्लेन होता है ना, यहाँ पे आईटीसीजेड सेट होता है। अभी हम लोगों ने आईटीसीजेड की फोटो भी देखी थी, है ना, ये देखिए आईटीसीजेड, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा देखिए आईटीसीजेड, वो यहाँ पे सेट होता है इस तरह से। इसे मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनसून ट्रफ। तो कभी कभी क्या होता है मॉनसून के दौरान, ये जो मॉनसून ट्रफ है ना वो थोड़ी सी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ये गंगा प्लेन से हट के थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, मतलब हिमालय की तरफ चली जाती है। और जब ये हिमालय की तरफ चली जाती है तो मॉनसून में ब्रेक आ जाता है। तो आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड में उस समय बारिश कम होती है, मतलब स्पेशली यूपी वाला ये वाला एरिया होता है। ठीक है, बारिश यहाँ पे कम होती है। लेकिन हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहां पे बहुत बारिश होती है। इवन आसाम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत बारिश होती है। क्योंकि रेन किसको फॉलो करती है, रेन फॉलो करती है आईटीसीजेड को, रेन फॉलो करती है मॉनसून ट्रफ को, नाम ही उसका मॉनसून ट्रफ है। तो जब ये मॉनसून ट्रफ आपकी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है तब मोस्टली इंडिया में मॉनसून के अंदर ब्रेक आ जाता है, जिसे कहते हैं ब्रेक इन मॉनसून। ठीक है, उसके बारे में बात करता है। ओवर द वेस्ट कोस्ट, अब ये ब्रेक ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही आता है, वेस्ट कोस्ट में भी ब्रेक आता है। वो कब आता है, वो तब आता है जब साउथ वेस्टर्ली जो मॉनसून विंड थी वो आपकी वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल चलने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे, यहाँ भी देख सकते हो, जैसे ही आपका जो है इंडिया है और यहाँ पे आपकी आ जाती हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब जब तक ये बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही थी तब तक तो खूब बारिश हो रही थी, तब तो मॉनसून जो है अपने पूरे शबाब पे था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो विंड्स है ना ये आपके वेस्टर्न घाट के पैरेलल चलने लगती हैं रादर देन परपेंडिकुलर। और जब ये पैरेलल चलती हैं तो यहाँ पे भी मॉनसून ब्रेक आ जाता है। ठीक है, यही हाल आपका जो है नॉर्थ इंडिया का है। जब तक वो गंगा प्लेन में थी मॉनसून ट्रफ तब तक तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। जैसे ही वो हिमालय के नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं उस तरफ फुट हिल्स की तरफ तो यहाँ पे भी ब्रेक आ जाता है, क्योंकि आईटीसीजेड को ही फॉलो किया जाता है हर जगह। ठीक है, अब बात करते हैं रिदम ऑफ सीजन के। इंडिया में जो है कितने तरह के सीजन होते हैं। बेसिकली इंडिया में 4 सीजन माने जाते हैं, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जब बारिश होती है, एंड रिट्रीटिंग मॉनसून जब इंडिया से बारिश वापस जा रही होती है, जब वो वापस लौट रही होती है, क्योंकि वो सन को फॉलो करती है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तो विंड इंडिया की तरफ चलती है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो विंड जो है वो इंडिया से बाहर की तरफ चलती है। अब देख लेते हैं कोल्ड वेदर सीजन की बात करता है तो मिड नवंबर से शुरू हो जाता है आपका कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है सबसे कोल्डेस्ट होते हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने। उस समय जो मेन जो डेली टेम्परेचर होता है वो 21 सेंटीग्रेड के लगभग होता है। और नाइट टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो नाइट टेम्परेचर तो और भी कम होता है, कहीं कहीं पे बार तो जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी चला जाता है पंजाब में और राजस्थान में। दिन में वो जो है 21 डिग्री के आसपास रहता है, 20-21 एवरेज, लेकिन रात को वो 0 से भी नीचे जा सकता है कभी कभी। और यहाँ पे जो कहता है देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द सीजन। 3 बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है। क्या रीजन है, आपका जो पंजाब है, जो हरियाणा है, जो राजस्थान है, वो भैया समंदर से बहुत दूर है, ओशन से बहुत दूर है। ओशन वाटर बॉडी से दूर होने की बजाय वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है।
पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि विंटर के सीजन में हिमालय में होता है स्नोफॉल, और जब हिमालय में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे कोल्ड वेव चलती हैं, जिसे हिंदी में शीत लहर भी कहते हैं। कहता है और अराउंड फरवरी के महीने में जो है वो कैस्पियन सी से और तुर्कमेनिस्तान वाली साइड से जो है जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसका भी फर्क यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से विंटर में यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख लिया। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको पहले समर करवा के फिर आपको थोड़ा सा एल नीनो के बारे में भी बताता हूँ जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब विंटर में पेनिनसुलर रीजन में क्या होता है ये तुम लोगों ने देख लिया कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है। नाउ लेट्स सी कि पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है। कहता है पेनिनसुलर इंडिया में जो सीजन जो विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता। वहां पे एक्चुअली जब आप तमिलनाडु में या केरला की बात करते हो, जब आप पेनिनसुलर इंडिया के साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हो तो वहां पे एक्चुअली बहुत ज्यादा सीजनल चेंज है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोस्टल एरिया होता है और जो ओशन होता है वाटर बॉडी होती है उसकी प्रोक्सिमिटी की वजह से वहां पे मॉडरेटिंग इंपैक्ट होता है। कहता है विंटर में क्या होता है द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जनवरी इन त्रिवंतरापुरम कितना है भैया, ओनली 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यही टेम्परेचर आपका राजस्थान में और पंजाब में जो है 10-12 डिग्री होता है, उस समय त्रिवंतरापुरम में 31 डिग्री होता है। और जून के महीने में कितना होता है, इट इज 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो है वो 30 डिग्री के लगभग होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया में विंटर में टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, उसके कंपैरिजन में पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर लगभग बराबर बराबर होता है समर में भी और विंटर में भी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूज वाटर बॉडी इन टर्म्स ऑफ अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। अब बात करते हैं कि विंटर में जो है प्रेशर और विंड का कैसे चलता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जब हम लोग विंटर की बात करते हैं तो हमारा सन कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। और क्योंकि सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है तो इंडिया में होती है विंटर। विंटर की वजह से जो हमारे नदर्न प्लेन्स होते हैं यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, है ना, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर आप क्लियरली देख सकते हो, डायग्राम इसने दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो। तो उसके कंपैरिजन में अब ये वाला जो पार्ट है इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे होता है एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाते रहते हो हाई प्रेशर जो है इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कितना है 1018 मिली बार, काफी हाई प्रेशर है। उसके कंपैरिजन में आप केरला में देखिए कितना प्रेशर है, ओनली 1013 मिली बार। यहां पे 1018 और यहां पे 1013, फर्क है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाते रहते हो वैसे वैसे प्रेशर भी हाई लो होता रहता है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते रहते हो प्रेशर भी हाई होता रहता है, बिकॉज यहाँ पे है इस समय विंटर। ठीक है, और यहाँ पे है इस समय इतनी ज्यादा विंटर नहीं, माइल्ड टेम्परेचर होता है। इक्वेटर पे होती है समर और जैसे आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हो वहां होती है विंटर। ये थोड़ा सा कनेक्शन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर वाला प्रेशर हम लोगों ने चीजों देख लिया। कहता है ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट द लाइट विंड्स विद द लो वेलोसिटी ऑफ अबाउट 3 to 5 किलोमीटर आवर बिगिन ब्लोइंग आउटवर्ड। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां से हवाएं जो है वो साउथ की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ 1018 और 1013 इतने ही मिली बार का फर्क है। और आपको ये पहले से ही पता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है उतनी ही ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये तो कोई ज्यादा स्ट्रोंग है नहीं, इसलिए हवाएं भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग यहाँ पे नहीं चलती हैं। कहता है दे आर वेस्टर्ली और द नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन द गंगा वैली, दे बिकम द नदरली इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द टोपोग्राफी, दे आर क्लियरली नॉर्थ ईस्टर्ली ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो जो विंड चलती है ना नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ, उसकी डायरेक्शन के बारे में आपको ये बता रहा है कि जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है वहां पे वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। ठीक है, कहता है ड्यूरिंग द विंटर द वेदर इन इंडिया इज प्लेजेंट। इंडिया में ओवरऑल वेदर जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, हिमालय वैली में चले जाओ वहां तो बहुत एक्सट्रीम होता ही है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी ठीक ठाक होता है।
द प्लेजेंट वेदर कंडीशंस हाउएवर एट इंटरवल आर डिस्टर्ब्ड बाय द शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेटिंग ओवर द ईस्ट मेडिटेरियन। वो बार बार घुमा फिरा के उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करता है ना, जैसे बारिश हो गया, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, तो वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से वो हवाएं होते हुए इंडिया के अंदर एंट्री करती हैं, कैस्पियन सी से और पर्शियन गल्फ से जो है मॉइस्चर लेती हैं और बारिश करती हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसको तो हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि कंप्लीटली रिपीटेड है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि जो है रेनफॉल का पैटर्न क्या होता है विंटर में। कहता है विंटर मॉनसून डू नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये विंटर मॉनसून की बात करता है, तो ये कैसे काम करती है, देखिए डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। हाँ तो देखिए ठीक है, क्योंकि विंटर में क्या होता है, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, और जो सन क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर, है ना, तो ये पूरा लो प्रेशर वाला एरिया होता है। तो विंड कहाँ से कहाँ चलना स्टार्ट हो जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि आपका ITCZ जो है वो नीचे चला गया है, तो विंड शुरू हो जाएगी इस तरह से। आप बोलेंगे सर ये ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर है, और जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंट्री करती है, तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने की वजह से वो कर्वी हो जाती है, जिस तरह से कर्व इसने दिखा रखे हैं, है ना, यहाँ पे क्लियरली ये होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में बता रखा है इसने। कहता है सो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन। अब सोच के देखिए यार, ये जो विंड यहाँ पे चल रही है इस तरह से, है ना, आप सोच के ये देखिए कि यहाँ से जो विंड चल रही है ये कहाँ से मॉइस्चर कैरी करेंगी, इनके पास कोई ज्यादा मॉइस्चर कैरी करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा लैंड एरिया है। समर में तो उनके पास मॉइस्चर कैरी करने के लिए इंडियन ओशन था, बे ऑफ बंगाल था, अरेबियन सी था, लेकिन विंटर में तो मॉइस्चर कैरी करने के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए वो ड्राई होती हैं, और ड्राई विंड जो है वो रेनफॉल नहीं करती, इसलिए आपके जो विंटर मॉनसून होती है वो रेनफॉल नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, मतलब विंटर मॉनसून में कंपैरेटिवली पूरा इंडिया जो है वो ड्राई होता है विद सम एक्सेप्शंस। पहले तो आपने देख ही लिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी बहुत बारिश होती है, राबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हिमालय में स्नोफॉल होता है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो ये तो एक चीज हो गई, ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, दूसरा एक्सेप्शन है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो है, मालवा प्लेटू, आपका छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटू, वो भी थोड़ा बहुत उसके अंदर भी वहां पे भी बारिश होती है। अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है विंटर के टाइम में, वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है। और उसके अलावा जो है ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिक्स ऑफ मॉइस्चर, और तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर बारिश करती है। एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे तो यहां से हवाएं इस तरह से चल रही हैं, ठीक है, इस तरह से चल रही हैं। तो होता क्या है, ये जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आ रही हैं, मॉनसून विंड आ रही हैं, विंटर मॉनसून विंड, ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से कैरी करती हैं, और उस मॉइस्चर को जो है वो बे ऑफ तमिलनाडु में और आंध्रा वगैरह में थोड़ा बहुत उसको रिलीज करती हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, विंटर के समय में भी बारिश होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अब कहता है हॉट वेदर सीजन। अब विंटर में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होता है, विंटर में हम लोगों ने विंड की डायरेक्शन भी देख लिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हम लोगों ने देख लिया, प्रेशर बेल्ट भी हम लोगों ने देख लिया, मॉनसून का क्या पैटर्न होता है वो भी देख लिया, जेट स्ट्रीम भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि समर में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमें पहले ही पता है कि वो सन को फॉलो करता है ना, तो समर में सन कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है। तो आपका अप्रैल, मई और जून उसमें जो है हाई टेम्परेचर होता है, 30 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मार्च में वो टेम्परेचर 38 डिग्री चला जाता है ना। अप्रैल में वो टेम्परेचर 38 और 43 डिग्री तक चला जाता है, और भैया आपका चलते चलते मई जून तक वो टेम्परेचर जो है आपका 48 डिग्री तक भी जा सकता है कुछ पार्ट में, राजस्थान वगैरह के कुछ पार्ट में, ठीक है। तो हॉट वेदर सीजन इन द साउथ इंडिया इज माइल्ड एंड नॉट सो इंटेंस। विंटर में भी यही हाल था साउथ इंडिया का, समर में भी यही हाल है। ये जो एक्सट्रीम कंडीशन आपको देखने को मिलती है ना, ये आपको नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में ना तो विंटर इतनी ज्यादा हार्श होती, ना ही समर जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इम्पैक्ट, है ना, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशियंस। सो टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो आपका वेस्टर्न घाट्स वगैरह होते हैं वहां पे टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही होता है, बिकॉज ऑल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो ही जाता है, यू वेरी वेल नो दैट, है ना। प्रेशर की अगर हम लोग बात करें, प्रेशर और विंड का क्या हाल होता है समर में,
है ना, वही आईटीसीजेड की मूवमेंट होती है, आईटीसीजेड नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश होता है, वो मॉनसून ट्रफ होती है, विंड जो है वो इंडियन ओशन से नॉर्थ इंडिया की तरफ चलती हैं, तो यही पूरी की पूरी बात उसने बार बार यहाँ पे रिपीट कर रखी है, तो इसको दोबारा कराने का कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन समर सीजन में जो है एक लू भी चलती हैं, है ना, बहुत गर्म हवाएं होती हैं, लू चलती हैं पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। कभी कभी जो है उस समय बारिश भी हो सकती है लोकल फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा आराम यहाँ पे मिलता है। तो मॉनसून से पहले कुछ लोकल स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं, जिसे हम लोग प्री मॉनसून रेनफॉल भी कह सकते हैं, जैसे मैंगो शावर। मॉनसून तो जून में आता है ना, तो अप्रैल में, मई में ठीक है, थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है लोकल फैक्टर्स की वजह से। डस्ट स्टॉर्म जो होते हैं, थोड़ा मॉइस्चर और कन्वेक्शन टाइप का रेनफॉल हो जाता है। तो कुछ नाम यहाँ पे दिए रखे हैं, जैसे जैसे मैंगो शावर। तो केरला में और कर्नाटका में कुछ प्री मॉनसून जो शावर्स होते हैं उसको मैंगो शावर कहा जाता है, क्योंकि वो आम की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लॉसम शावर जो है वो कॉफी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं केरला में। और नॉर वेस्टर जो है, जिसको लोकल भाषा में काल बैसाखी भी कहते हैं, ये थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि बंगाल में और आसाम में चलते हैं और काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए इसको काल बैसाखी कहा गया है। इसको जो है आसाम में जो है बारदौली छीरा भी कहा जाता है, बारदौली छीरा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आप इसको याद कर लीजिएगा। और लू तो आपको पहले से पता ही है, ठीक है, वो हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, लोकल लूज होती हैं ये। और कई बार ये जो है मिडनाइट तक भी चलती हैं, रात को 11-12 बजे तक भी चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न होता है आपका समर के सीजन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। जब आपकी बारिश आती है तो वही बार बार उसने रिपीट कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं। जब साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड चलती है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। एक होती है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दूसरी होती है आपकी अरेबियन ब्रांच। अब दोनों के अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर जो है बाद में वो इंडिया के अंदर रिलीज कर देती हैं, और बाद में बीच में जो है ब्रेक भी आता है ना, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो बार बार रिपीटेड चीजें ही यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए दो ब्रांच होती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब ये ब्रांच को जो है थोड़ा सा हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा अरेबियन सी के ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग दूसरी के बारे में पढ़ेंगे। अब अरेबियन सी ब्रांच को भी तीन हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इस डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ, और कोई और साधारण सा डायग्राम जो है हम लोग लेके देख लेते हैं, अगर ये काम करेगा तो। हाँ, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे काम करेगा ये। तो वी वेरी वेल नो दैट ऑलरेडी के दो ब्रांच होती हैं। यहाँ से भैया एक ब्रांच चली गई इस तरफ और दूसरी ब्रांच चली गई इस तरफ। अब ये जो अरेबियन ब्रांच है ये तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। देखिए पहली जो हिस्सा होता है वो होता है वेस्टर्न घाट में। तो यहाँ से जो सह्याद्री जो हमारे वेस्टर्न घाट है तो वो यहाँ टकराती हैं। अब यहाँ पे है हमारा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पे करती हैं बहुत ज्यादा रेनफॉल, और दूसरी तरफ जो है वो ड्राई पार्ट होता है, रेन शेडो एरिया होता है, यहाँ पे वो बारिश नहीं करती हैं, बहुत ही कम बारिश करती हैं। तो वेस्टर्न साइड की तरफ जो है 250 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। वहीं वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ जो रेन शेडो एरिया होता है, काजीखोड़े, मैंगलोर, पुणे, बेंगलुरु, वहाँ पे काफी कम बारिश होती है। तो ये तो होगी पहली ब्रांच, अरेबियन सी की पहली ब्रांच। अरेबियन सी की जो दूसरी ब्रांच होती है वो कहाँ चलती है? देखिए हमारे यहाँ पे दो रिवर्स हैं, नर्मदा है और तापी है। ये रिफ्ट वैली में से फ्लो करती हैं, है ना, विंध्या सतपुड़ा आपको पता ही है। तो दूसरी जो ब्रांच होती है अरेबियन सी की, वो इन रिफ्ट वैली के अंदर एंट्री करती है, और जहां जहां पे वो रिफ्ट वैली के अंदर जाती है वहां पे बारिश करती है। इवन छोटा नागपुर प्लेटू, यहां पे जाके भी वो बारिश करती है, छोटा नागपुर प्लेटू में भी। ठीक है, और यहीं से जो है वो गंगा वैली के अंदर, जैसे क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवर्स है ना हमारी, जैसे सोन रिवर है या चंबल रिवर है, इनकी यहाँ से भी एंट्री करती हैं, और ये जो कुछ बारिश जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी करती है। कौन सी ब्रांच है ये? दूसरी ब्रांच है। अरेबियन सी की पहली ब्रांच यहाँ थी सह्याद्री में, और दूसरी ब्रांच नर्मदा और तापी के अंदर एंट्री करती है, गंगा प्लेन तक पहुंचती है। इसकी जो तीसरी ब्रांच होती है अरेबियन सी की, वो गुजरात के अंदर एंट्री करती है, जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला रीजन होता है, और यहाँ पे आपका चला जाता है अरावली, है ना। और ये अरावली के पैरेलल चलती हैं इस तरह से, और क्योंकि अरावली के पैरेलल चलती हैं इसलिए यहाँ पे रेनफॉल नहीं करती, और फाइनली वो जो है आपका हरियाणा में, पंजाब में यहाँ पे जाके रेनफॉल करती हैं। तो ये हो जाती है हमारी तीनों ब्रांचेस। ठीक है, ये तो होगी अरेबियन ब्रांच। अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में। बे ऑफ बंगाल ब्रांच का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा इस तरफ वाला हाल हो गया। अब होता क्या है जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच इस तरह से चलती है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? यहाँ पे अर्कनयोमा,
है ना, जो कि म्यांमार के अंदर है। तो ये अरकन योमा की पहाड़ियों से टकराती हैं। अब अरकन योमा की जो पहाड़ियां होती हैं इनके लिए बैरियर का काम करती हैं और इनको जो है इस साइड में धकेल देती हैं इस तरह से। तो ये जो है बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती हैं। अब ये बांग्लादेश में जब एंट्री करती हैं यहां से भी इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच तो चली जाती है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट की साइड में इस तरह से, और ठीक है, पहले तो वो क्या करती है, जो गारो खासी जनते की आपकी हिल्स होती हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, बहुत सारा बारिश करती है मौसिनराम में, चिरापुंजी में। उसके बाद जो थोड़ी बहुत जगह इनको मिलती है तो वो आपका झारखंड और यूपी से होते हुए वो दिल्ली की तरफ चली जाती हैं। एक और जो ब्रांच होती है वो कहाँ चलती है, वो आपकी जो ब्रह्मपुत्रा वैली होती है, ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर एंट्री करती है। ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर एंट्री करने के बाद जो आसाम वाला रीजन होता है, इवन अरुणाचल प्रदेश तक भी वो मार करती हैं, तो वहां पे भी बारिश करती हैं। तो ये होती है हमारी बे ऑफ बंगाल वाली चीज। अब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती रहती हैं, तो एक तरफ से आपकी अरेबियन ब्रांच आ गई, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ गई, ये तो फाइनली आपकी जो है दिल्ली के आसपास मिलती हैं और वहां पे बारिश करती हैं। ठीक है, तो ये मौसिनराम, चिरापुंजी, वो सारी चीजें यहाँ पे इसने एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है, तो यही था हमारा इन दोनों ब्रांचेस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉनसून रेनफॉल। रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी खासियत क्या होती है। इसकी खासियत ये चीज होती है कि ये तो सीजनल विंड्स होती हैं डेफिनेटली, और जून से लेकर सितंबर के महीने में चलती हैं। ठीक है, मॉनसून जो रेनफॉल है उसको कौन डायरेक्ट करता है, कौन सी चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, वहां की जो टोपोग्राफी कैसी है वो इसको इन्फ्लुएंस करती है। जैसे वेस्टर्न घाट उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हिमालय उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि लोकल जो टोपोग्राफी होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है। अब इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, जो आपको ये डार्क ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल होता है, मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर सॉरी। तो ये जो मेघालय वाला पार्ट है, गारो खासी जयंती, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाला पार्ट देख सकते हो 400। तो इससे थोड़ा सा जैसे बाहर जाते हो थोड़ा सा डार्क ग्रे जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका जो रेनफॉल होता है वो होता है 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक। थोड़ा सा जब आप इससे ऊपर जाओगे आप देखिए छोटा नागपुर प्लेटू, ये सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है 100 से लेकर 200 मीटर तक। उसके अलावा जो आपका ये जो थोड़ा सा सदर्न हिमालय वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको इतनी ही बारिश देखने को मिलती है। उसके अलावा ये जो वेस्टर्न राजस्थान है पूरा, इधर देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है। तो ये पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। इवन आप ये जो मैप है ये भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कितना रेनफॉल का पैटर्न पाया जाता है, क्योंकि यही चीज़ आपको बाद में एग्जाम में हेल्प करने वाली है। उसके अलावा जो मानसून का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि भैया ये जो मानसून है ना, जैसे जैसे सी से डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे रेनफॉल भी कम होती रहती है। कलकत्ता जो है वो 119 सेंटीमीटर रिसीव करता है रेनफॉल, वहीं दिल्ली में सिर्फ 56 सेंटीमीटर होती है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो मानसून का रेनफॉल का पैटर्न है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो वॉल्यूम है, वो आपका कलकत्ता से दिल्ली की तरफ कम होता रहता है। तो आपके साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिक्रीज होता है। तो ये इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। मॉनसून की जो रेन है वो वेट स्पेल में होती है कुछ दिनों के लिए, और फिर उसमें आ जाता है ब्रेक। तो ये लगातार कुछ हफ्ते तक बारिश होना, लगातार उसके अंदर गैप आ जाना, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो डिप्रेशन क्रिएट होते हैं उसकी वजह से आपका जो है साइक्लोनिक डिप्रेशन, वो रेनफॉल होता है। सो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मानसून। कहता है द समर रेनफॉल कम्स इन द हैवी एंड द डाउनपोर लीडिंग टू द कंसिडरेबल रन ऑफ द सोइल इरोजन। देखिए साल भर तो हमारे यहाँ पे ज्यादा बारिश होती नहीं, तो आपके जो जून जुलाई अगस्त सितंबर महीने जो 4 महीने होते हैं वहीं पे उसी समय बारिश होती है। बाकी 8 महीने तो बारिश ज्यादा होती नहीं है, हल्की फुल्की होती है। तो जब अचानक से बारिश होती है इन कुछ महीनों के अंदर, तो वहां पे सोइल इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एकदम से हैवी रेनफॉल होता है ना, तो सोइल इरोजन वाला फैक्टर भी यहाँ पे है। उसके अलावा हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वही वो पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर 60 से 70% जो इरिगेशन होती है वो रेन फेड, वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। आर्टिफिशियल इरिगेशन हमारे यहाँ पे बहुत कम है अभी भी। तो एक तो इसका ये खास करैक्टर ये भी हो गया। उसके अलावा कहता है कि जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज ऑल्सो अनइवन। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मानसून आ गया तो बराबर ही होगा हर जगह पे, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज्यादा होता है। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मानसून। ठीक है, उसके अलावा जो है उसमें डिले, कई बार उनमें डिले भी हो जाता है। अब 1 जून हम लोगों ने बात किया कि 1 जून का भैया मानसून आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 जून को ही आए, वो एक हफ्ता डिले भी हो सकता है और एक हफ्ता कभी कभी पहले भी आ जाता है, और कभी कभी मानसून अब्रप्टली एंड हो जाता है। ठीक है, एक बार अब्रप्टली एंड भी हो जाता है कई बार। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो हमारी मानसून के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोग एक चीज से उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं मानसून को इम्पैक्ट करती हैं जो चीजें। तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून वाला सीजन। अगला जो सीजन होता है वो होता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। तो जून
जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये होता है साउथ वेस्ट मानसून। अब सितंबर के बाद मानसून इंडिया से वापस जाने लगता है। क्यों जाने लगता है? क्योंकि आईटीसीजेड जो है वो साउथवर्ड शिफ्ट होने लगता है। आपका जो मानसून ट्रफ है वो साउथवर्ड शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो आपका जो मानसून ट्रफ है, आपको ये पहले से ही पता है कि वो आपका मानसून सन को फॉलो करता है, तो सन के हिसाब से वो चलता रहता है। तो अक्टूबर और जो नवंबर का महीना होता है ना, इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून वाले महीने। ठीक है, उस समय जो आपका जो लो प्रेशर ट्रफ है वो आपको मैंने बताया था, वो साउथवर्ड शिफ्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन। तो राजस्थान में सबसे पहले मानसून वापस जाता है, सितंबर के महीने के फर्स्ट वीक में ही वापस जाना शुरू हो जाता है। फिर वो गुजरात में, फिर गंगा प्लेन से, सेंट्रल हाईलैंड से, ठीक है। अक्टूबर के महीने में वो पूरा नॉर्थ इंडिया से वापस चला जाता है। बे ऑफ बंगाल में जो है नवंबर के महीने से वापस चला जाता है। तो अलग अलग समय में जो है, देखिए केरला वाले जो कोस्ट है वहां पे सबसे पहले मानसून आता है और सबसे बाद में जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे बाद में आता है और सबसे पहले जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो आईटीसी जेट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट होता है और बाद में साउथ से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, तो उसी को फॉलो किया जाता है। तो वो पैटर्न थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है बाय द मिडल दिसंबर जो है वो कंप्लीटली इंडियन पेनिनसुला से वापस चला जाता है। तो दिसंबर के महीने तक तो जाते जाते वो केरला कोस्ट से भी चला जाता है। तो जब मानसून वापस चला जाता है तो यहाँ पे मौसम कैसा होता है, माहौल कैसा होता है? क्लियर स्काई होता है, आसमान बिल्कुल साफ होता है। लेकिन आसमान साफ होता है, लेकिन हवा के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। और क्योंकि अचानक से बारिश रुक जाती है, तो अक्टूबर के महीने में टेम्परेचर अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं अक्टूबर हीट। लेकिन ये अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते तक ही चलता है। दूसरे हफ्ते के बाद जो आपको यहाँ पे ठंडी महसूस होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। क्योंकि सन तो सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया, तो यहाँ पे बारिश क्या करेगी, मतलब गर्मी क्या करेगी। अक्टूबर और नवंबर में जो है वो सबसे ज्यादा रेनिएस्ट महीने होते हैं। कहाँ पे? ईस्टर्न पेनिनसुला, मतलब तमिलनाडु वगैरह में। आपको पहले से ही पता है, क्योंकि जो हवाएं वापस जा रही होती हैं वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करती हैं और तमिलनाडु कोस्ट पे रेनफॉल करती हैं। तो ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून वाला जो समय होता है, ये सबसे ज्यादा रेनिएस्ट मौसम होता है तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, उसके बारे में बात करता है। और साइक्लोनिक डिप्रेशंस तो होते ही हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में। बे ऑफ बंगाल के अंदर और अरेबियन सी के अंदर बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स के बारे में हम लोगों को अच्छे खासा पहले से पता ही है। अब ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। गोदावरी, कृष्णा जो आपकी रिवर होती है उस जगह पे आते हैं। कोरोमंडल कोस्ट में बहुत ज्यादा डिप्रेशंस आते हैं। अरेबियन सी के अंदर थोड़े कम आते हैं। बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन थोड़े ज्यादा आते हैं। साइक्लोन का पूरा मैकेनिज्म क्या होता है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। साइक्लोन्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नाम उनके कैसे रखे जाते हैं, वो भी हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका इंडिया का पूरे 4 सीजन। तो कौन कौन से सीजन होते हैं? विंटर, समर, मॉनसून मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। यहाँ पे हर सीजन के अंदर प्रेशर कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से महीने के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये होते हैं हमारे 4 सीजन। लेकिन ट्रेडिशनली इंडिया में कितने सीजन माने गए हैं? 6 सीजन माने गए हैं ट्रेडिशनली। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वसंत, फिर होता है ग्रीष्म, वर्षा, शरदा, हेमंत और शिशिर। ये 6 सीजन जो है इंडिया में माने गए हैं, पुराने ग्रंथों में इनकी बात कही गई है। आज भी इंडिया में जो हमारा जो इंडियन जो कैलेंडर होता है ना, शक संवत जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आज भी जो है छह सीजन माने जाते हैं। तो पहला हमारा जो सीजन होता है वो होता है चैत और बैसाख, जो कि मार्च और अप्रैल का महीना होता है, चैत्र और वैशाख। दूसरा जो मई और जून का होता है इसे बोलते हैं जेठ और आषाढ़, मई और जून। तीसरा जो होता है वो उसे बोलते हैं श्रावण और भाद्रा, उससे बोलते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। तो श्रावण का महीना है ना, बारिश होती है उस समय। अगला जो होता है वो होता है सितंबर और अक्टूबर का महीना, जिसमें जो है हम लोग अश्विन और कार्तिक बोलते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने को बोलते हैं मार्गशिरा और पौषा। ठीक है, फिर आता है हम लोग का जनवरी और फरवरी, जिसको जो है मेघ और फाल्गुन बोलते हैं, मेघ और फाल्गुन। ठीक है, तो ये जो है 6 सीजन होते हैं हमारे पुराने ग्रंथों के हिसाब से या फिर इंडियन कैलेंडर के हिसाब से आप समझ लीजिए। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है उसके अंदर तो 4 ही सीजन होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो ये तो चीज होगी थोड़ी आपकी मॉनसून के बारे में। अभी हम थोड़ी देर में क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि इंडिया में जो रेनफॉल का पैटर्न है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। किसी जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए ऊपर हम लोगों ने जो है एक डायग्राम भी देखा था जिसमें इंडिया का जो है रेनफॉल पैटर्न दिखाया गया था कि किस तरह से वेस्टर्न घाट में और आपका जो मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में एक्सेसिव रेनफॉल होता है। किस तरह से आपका जो वेस्टर्न राजस्थान है, फिर आपके तेलंगाना वाला जो बीच वाला सेंट्रल इंडिया वाला इधर से जो पार्ट देखोगे सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होता है। तो इस पैटर्न की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें और थोड़ा सा इन एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो होता है 125 सेंटीमीटर पर ईयर, बट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हाई रेनफॉल एरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारे वेस्ट कोस्ट पे जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन होता है, मेघालय में जो हिली रीजन, मतलब गारो खासी जयंता की वो बात कर रहा है, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का भी रेनफॉल होता है। ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप मौसिनराम या चिरापुंजी में जाओगे तो वहां पे आपको 1000 किलोमीटर से सॉरी सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल मतलब 100 से 200 के बीच में कहाँ पे होता है? ये आपका सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात चला गया, आपका ईस्ट तमिलनाडु हो गया, आपका उड़ीसा, झारखंड, बिहार में इस तरह का रेनफॉल होता है। उसके अलावा जो एरिया ऑफ लो रेनफॉल है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, यहाँ पे आपका काफी लो रेनफॉल होता है। उसके अलावा एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल मतलब रेनफॉल इतना ज्यादा कम होता है कि वो किसी भी काम नहीं आ सकता। आपका कुछ आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, कुछ कर्नाटका वाले रीजन में एक्चुअली जो रेन शेडो एरिया होता है ये उसकी बात कर रहा है। कुछ महाराष्ट्र का जो रेन शेडो एरिया है वो लद्दाख वाले रीजन में, यहाँ पर ज्यादातर आपका लद्दाख वाले रीजन में आपको ज्यादातर जो है हल्का फुल्का स्नोफॉल ही देखने को मिलता है। तो वैसे तो रेनफॉल वहाँ पे होता नहीं, बहुत कम होता है क्योंकि वो वैसे भी डेजर्ट एरिया है। और वेस्टर्न राजस्थान में जो जैसलमेर वाला रीजन है वहाँ पे आपको जो है काफी कम इनएडिक्वेट रेनफॉल होता है। इनएडिक्वेट का मतलब ये है कि वहाँ पे जो रेनफॉल होता है ना वो बहुत ज्यादा वेजिटेशन को भी सपोर्ट नहीं करता है, हल्का फुल्का श्रब हो गए, झाड़ियां वाड़ियां हो गई, उनको ही सिर्फ सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। देखिए इस वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका एवरेज रेनफॉल होता है साल दर साल आपका जो वहां पे वेरिएशन जो मतलब रेनफॉल होता है वो उस एवरेज रेनफॉल से कितना कम या ज्यादा होता है उसे कहते हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएशन तो हर जगह है, लेकिन कहां पे वेरिएशन ज्यादा है? अब मान लो इंडिया में 125 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल होता है, लेकिन हो सकता है वो किसी साल इंडिया में वो 150 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता है वो किसी साल सिर्फ और सिर्फ 70 सेंटीमीटर ही रह जाए। इसे कहते हैं वेरिएबिलिटी। तो अगर वो 150 सेंटीमीटर है और 70 सेंटीमीटर है इसका मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। मान को चलो अब इंडिया की जो एवरेज जो रेनफॉल है वो दैट इज 125 सेंटीमीटर, लेकिन मान लो मैक्सिमम यहाँ पे जो है 130 सेंटीमीटर ही होती है, और मिनिमम से मिनिमम कितना जाएगा? मान लो वो 120 सेंटीमीटर हुआ। तो इस केस में जो सेकंड केस है यहाँ पे वेरिएबिलिटी काफी कम है। इसे कहते हैं वेरिएबिलिटी, मतलब जो आपका मीन जो रेनफॉल होता है उससे कितना कितना ज्यादा डिविएशन होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी। और अगर आप वेरिएबिलिटी के हिसाब से देखो तो यहाँ पे कई सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं, जैसे जो द एक्चुअल रेनफॉल इन सम प्लेसेस डेविएट्स फ्रॉम द 20 टू 50 सेंटीमीटर। कई जगह पे 20 से 50 सेंटीमीटर का वेरिएशन भी हो सकता है। अब ये वेरिएशन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हाई वेरिएबिलिटी वाले एरिया जिसको मान सकते हो। दूसरी जगह पे जहाँ पे 25% के आसपास होता है, जब इसका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे ज्यादा वेरिएबिलिटी यहाँ पे है नहीं, नॉर्मल मतलब ऑन एन एवरेज उतना ही रेनफॉल बेसिकली वहां पे होता है। द एरियाज हैव एन एवरेज रेनफॉल ओवर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन कौन से एरिया? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का साउथ वाला पार्ट हो गया, काफी ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे भी है। द वेरिएबिलिटी ऑफ ओवर 50% एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है उसके मीन से, ठीक है। मीन मतलब आप एवरेज कह सकते हो। दीज एरियाज हैव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 50 सेंटीमीटर। रेस्ट ऑफ इंडिया हैव अ वेरिएबिलिटी ऑफ 25 टू 50 सेंटीमीटर। देखिए हम जो डायग्राम जो है 4.12, इसने बोला है कि 4.12 देख लीजिए। तो ये कौन से वाला? ये है 4.11, और ये वाला आपका जाता है 4.122। तो यहाँ पे जो डार्क ग्रे आपको नजर आ रहे हैं वो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी वाले, ठीक है, जहां पे 60% से ज्यादा वेरिएबिलिटी है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वेस्टर्न राजस्थान में काफी ज्यादा वेरिएबिलिटी है। उसके अलावा ये जो थोड़ा सा कम डार्क वाला एरिया है यहाँ पे भी काफी वेरिएबिलिटी है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न यहाँ पे घाट वाले रीजन को देखो, यहाँ पे काफी कम वेरिएबिलिटी है, मतलब हर साल वहां पे लगभग बराबर बराबर रेनफॉल ही होता है। ये मतलब है इस बात का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये,
ठीक है, उसके बाद वो टॉपिक तो खत्म ही हो जाता है। फिर कहता है क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इंडिया में कौन कौन से अलग तरह के क्लाइमेट रीजन्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में जो है क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको टॉपिक छुड़वा दिया था क्योंकि वो कोपन क्लासिफिकेशन था। कोपन क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन नॉर्मल जो आपको ज्योग्राफिकल रीजन्स पढ़ने हैं, दुनिया के क्लाइमेटिक रीजन्स, वो आपको मैंने जीसी लियोंग सजेस्ट किया था, राइट, तो वो आपको जीसी लियोंग से पढ़ना है। अगर आप क्लाइमेट रीजन्स और इंडिया की बात करते हो, यहां पे भी एनसीईआरटी के अंदर कोपन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और कोपन क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये ऑप्शनल के लिए होता है, तो इस पोर्शन को भी आप यहां से कंप्लीटली छोड़ सकते हो। अगर किसी का मन है हल्का फुल्का आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है 5 मेजर क्लाइमेट कैटेगरी में इंडिया को कैटेगराइज किया गया है। पहला वो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है जहाँ पे मीन मंथली टेम्परेचर साल भर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई रहता है। ये इन्होंने बोला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। किसने बोला है? कोपन ने बोला है। दूसरे आपके आ जाते हैं ड्राई क्लाइमेट। ड्राई मतलब जहाँ पे जो मॉइस्चर काफी कम होता है। तो ड्राई क्लाइमेट कौन से माने जाते हैं? ड्राई क्लाइमेट माने जाते हैं कि वो जहां पे प्रेसिपिटेशन काफी कम होती है एज कंपेयर टू टेम्परेचर एंड ऑल दैट। उसके बाद हमारे पास आता है वार्म टेम्परेट रीजन। वार्म टेम्परेट रीजन वो होता है जहां पे जो कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होता है, मतलब जो सबसे ठंडा महीना होता है, उसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 सेंटीग्रेड तक होता है। इसे कहते हैं वार्म टेम्परेट क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपन। उसके बाद आता है कूल टेम्परेट। कूल टेम्परेट वो होता है जहां का जो वार्मेस्ट मंथ होता है, जो सबसे गर्म महीना होता है, वहां का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से ज्यादा होता है, और जो सबसे ठंडा महीना होता है उसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। उसे कहा जाता है कूल टेम्परेट क्लाइमेट। एक हमारे पास आता है फिर आइस क्लाइमेट। आइस क्लाइमेट वो होता है जहां पे मीन टेम्परेचर जो सबसे गर्म महीने का होता है वो होता है 10 डिग्री से नीचे नीचे, 10 डिग्री से कम होता है। उसे कहते हैं आइस क्लाइमेट्स, ठीक है। तो ये 5 क्लाइमेट जो है हमें किसने बताए? कोपन क्लासिफिकेशन ने बताए हैं। उसके अलावा इसने कुछ सिंबल यूज करे हैं, जैसे एस को सेमी एरिड बोला गया है, डब्लू को जो है एरिड बोला गया है। तो ये कुछ सिंबल अगर आपको देखने हैं तो आप इस टेबल से भी पढ़ सकते हो कि इंडिया में जो है कौन कौन से एरिया के हिसाब से कौन कौन से सिंबल जो है यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो इस तरफ जो है वो सिंबल दिए गए हैं और इस तरफ जो है एरिया दिया गया है। लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, क्योंकि कॉपन क्लासिफिकेशन आपकी उसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मॉनसून के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। अब इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। अग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर तो बिना इरिगेशन के हो नहीं सकती, और इरिगेशन के लिए हम लोग मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी की बैकबोन है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो बैकबोन है वो है मॉनसून, ठीक है। उसके बारे में बात करता है। 65% पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्सेप्ट हिमालय। ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव द टेम्परेचर अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट। हिमालय को अगर आप छोड़ दो तो इंडिया के बाकी जितना बचा हुआ एरिया है ना, यहाँ पे साल भर खेती बाड़ी की जा सकती है, थैंक्स टू मॉनसून एंड थैंक्स टू द ट्रॉपिकल टेम्परेचर ऑफ इंडिया। रीजनल वेरिएशन तो डेफिनेटली पाई जाती हैं, और रीजनल वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रॉप हम ग्रो करते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, साउथ इंडिया में अलग तरह की क्रॉप की जाती हैं, क्योंकि मॉनसून के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। एग्रीकल्चर की जो प्रोस्पेरिटी है डेफिनेटली वो तो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती ही है। कई बार ऐसा होता है कि सडन मॉनसून आता है, एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो जाती है, वहाँ पे सोइल इरोजन भी काफ़ी होता है, और कई बार फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकती है। जो हमारी जो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई बार पूरा तहस नहस हो जाता है। खड़ी हुई जो फसलें होती हैं वो डूब जाती हैं फ्लडिंग वगैरह की वजह से, है ना, सबमर्ज हो जाती हैं, तो काफ़ी नुकसान भी होता है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब ठीक है, नेचुरल रीजन तो यहाँ पे है ही है, बट बिसाइड द नेचुरल कॉजेज ह्यूमन एक्टिविटी भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को इम्पैक्ट करती है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या पोल्यूशन हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ग्रीन हाउस के इफेक्ट के बारे में हम तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। तो इसको तो अभी अलग से कराने का कोई फायदा है नहीं। उसके बाद जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बातें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हम लोग अपने एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं। जो फॉसिल फ्यूल है का मतलब डीजल, पेट्रोल, कोल वगैरह, उसको हम लोग बर्न करते हैं, तो बहुत सारा हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक नाम है, उसके अलावा मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और हीट को ट्रैप करता है। हीट को ट्रैप करने से हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करता है, राइट। और ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो डेफिनेटली
जो पोलर आइस है वो मेल्ट होगी, और उसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में सी लेवल बढ़ेगा ना, वो सबसे बड़ी बात है। पिछले एक 150 ईयर से लगातार ये हो रहा है, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। 2100 तक, मतलब अभी आने वाले कुछ 80 ईयर्स में जो टेम्परेचर है एवरेज, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने वाला है, अगर इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर को ग्रो करते रहे, इंक्रीज करते रहे। जैसे सी लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही, बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर एंड द सी आइस। ठीक है, जो सी आइस है वो भी मेल्ट हो जाएगी, उसकी वजह से भी होगा। तो कहा जा रहा है कि भैया आने वाले कुछ डेकेड्स में 20 सेंचुरी के, मतलब 21st सेंचुरी के आखिरी तक जो है 48 सेंटीमीटर जो है वो आइस का जो लेवल है, मतलब जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और 48 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो कोस्टल सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है, या जो कलकत्ता बिल्कुल लो लाइंग है, ठीक है, और भी बहुत सारी कोस्टल सिटीज़ है जो इंडिया में, उनका क्या हाल होगा जब। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का पॉइंट इन्होंने यहाँ पे वैसे डाल दिया, हालांकि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला टॉपिक होता है। तो क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने पूरी इंडिया के बारे में बात कर लिया, लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो मेजर फोकस रहा वो मॉनसून के ऊपर रहा है ना। मॉनसून की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसका इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोगों ने इंडिया में सीजन्स की बात भी की, जिसमें हम लोगों ने 4 सीज़न के बारे में पढ़ा। हमारा एक जो है विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, मॉनसून सीजन होता है, और रिट्रीटिंग मॉनसून वाला सीजन होता है। विंटर और समर के सीजन में प्रेशर का क्या हाल होता है, विंड डायरेक्शन कौन सी होती है, टेम्परेचर कैसा होता है, प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, उस समय जेट स्ट्रीम कैसे चलती है, कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की जो लोकेशन है वो कहाँ होती है, वो सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश की हैं। हालांकि एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई हैं वो काफ़ी ब्रीफ में बताई गई हैं, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कोई चीज़ अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आए, थोड़ा आप उसको गूगल कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में आपको पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाओगे ना तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकती है। अगर आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं फिर तो बढ़िया है, आपको सेल्फ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं खुद आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ नोट्स यहाँ पे ज़रूर बनाइए। तो ये दोस्तों हो गया हमारा फोर्थ चैप्टर। अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हालांकि ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से जितना बनता है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।